Welcome back. Today we are going to do thermal convection current theory of Ohms. Myself Dr. Sandeep Yadav, Associate Professor, Government College बूंदी। आप सबका स्वागत है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ओम्स का संवहन धारा सिद्धांत। ओम्स ने इस सिद्धांत के पर्वत निर्माण की उत्पत्ति को समझाने की कोशिश की है। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें सिद्धांत के उद्देश्य, सिद्धांत का आधार, सिद्धांत की प्रक्रिया और फिर सिद्धांत की क्या क्या आलोचनाएं हुई, इन सब के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्यों के बारे में पढ़ेंगे। ओम्स ने 1928-29 में संवहन तरंग धारा सिद्धांत के बारे में अपने विचार रखे और उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो पर्वत निर्माण तक नहीं था सीमित। वो एक वैज्ञानिक आधार बताना चाह रहे थे कि किस प्रकार से महाद्वीप और महासागरों की तली निरंतर उसमें प्रसार या उसमें मूवमेंट देखने को मिलता है। वो अपने सिद्धांत की मार्फत इस चीज़ को साबित करना चाह रहे थे। तो the driving force of mountain building implied by Arthur Holmes is provided by thermal convection currents originating deep within the earth। उन्होंने कहा कि जो संवहन धारा है वो पृथ्वी के गर्भ में धाराएं उठती हैं, जिसकी वजह से हम ये सब चीज़ें देखने को मिली हैं। उन्होंने जो संवहन धाराओं का जो उत्पत्ति का स्रोत बताया, उसको पृथ्वी के गर्भ में भूगर्भिक जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं उनसे जो निरंतर ऊष्मा निकलती है उसको इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। होम्स के अनुसार पृथ्वी में दो प्रकार के सतह हैं। एक तो है क्रस्ट जो ऊपर और मध्य परतों में पाई जाती है, और दूसरी है सबस्ट्रेटम जो पृथ्वी के पिघले हुए लावा के दर्शाती है। जो क्रस्ट और सबस्ट्रेटम है ये सियाल और सीमा से बनी हुई हैं, जबकि जो सियाल है वो महासागरों तली के नीचे लगभग नगण्य है या पूरी तरह से गायब है। और जो संवहन धाराएं हैं उनकी उत्पत्ति उन्होंने पृथ्वी के गर्भ में रेडियो एक्टिव या रेडियो सक्रिय पदार्थों से पाई कि वो जब उसमें विखंडन होता है तो वो ऊष्मा निकलती है उसमें से, और उन ऊष्माओं से यह धाराएं उत्पन्न होती हैं। हालांकि पृथ्वी की सतह के पास रेडियो एक्टिव या रेडियो सक्रिय पदार्थों की अधिकता है, लेकिन सतह के नज़दीक होने के कारण ऊष्मा वातावरण में घुलकर ऊष्मा बहुत कम हो जाती है, और जो ऊष्मा का ह्रास ऊपर देखने को मिलता है वो लगभग 60 कैलोरीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर प्रति वर्ष देखने को मिलता है। जबकि ये ऊष्मा इकट्ठी नहीं हो पाती सतह के नज़दीक, लेकिन पृथ्वी के गर्भ में रेडियो सक्रिय पदार्थों की कमी है, लेकिन उसमें ऊष्मा निरंतर जमा होती रहती है, उसका ह्रास नहीं हो पाता, और वो ही संवहन धाराओं को उत्पन्न करती है। जो होम्स ने कहा कि ये जो धाराएं हैं ये मुख्यतः दो कारकों के ऊपर निर्भर करती हैं। एक तो थिकनेस ऑफ द क्रस्ट नियर द इक्वेटर एंड द पोल्स, मतलब भूमध्य रेखा और ध्रुवों के ऊपर जो क्रस्ट की मोटाई है उस पर निर्भर करती है, और दूसरा है पृथ्वी के अंदर या क्रस्ट के अंदर जो असमान वितरण है रेडियो सक्रिय पदार्थों का, उनके ऊपर यह निर्भर करती है। अब होम्स के अनुसार पृथ्वी की संरचना दो परतों द्वारा हुई है। ऊपरी परत जो क्रस्ट कहलाती है सियाल से बनी है, इसके नीचे सीमा द्वारा बनी अधः स्तर या सबस्ट्रेटम विस्तृत है। सियाल महासागरों के नीचे नहीं पाई जाती। पृथ्वी के ऊपरी भाग में
रेडियो सक्रिय पदार्थ अधिक पाए जाते हैं, परंतु तापमान अधिक नहीं हो पाता है, क्योंकि ऊपरी सतह से संचालन तथा विकिरण द्वारा ऊष्मा का लगातार क्षय होता रहता है। इसके विपरीत अधः स्तर में रेडियो सक्रिय पदार्थ कम होते हैं, परंतु उनसे उत्पन्न ताप का संचय होता रहता है, जिस कारण अत्यधिक तापक्रम हो जाता है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी के गर्भ में संवहन तरंग उत्पन्न होकर ऊपर की तरफ चलने लगती हैं। भूपटल के नीचे इसके क्रम पाए जाते हैं, जहां दो धाराएं विपरीत दिशा में प्रसारित होती हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है। वहां भूपटल पर तनाव होता है तथा स्थल खंडित होता है। ये दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में सतह को खींचेंगी तो सतह का विखंडन होएगा, सतह टूटेगी और इससे सागर की उत्पत्ति होती है। जबकि दूसरा, जब दो धाराएं परस्पर निकट आती हैं, वहां अभिसरण के कारण संपीड़न या दबाव उत्पन्न होता है, जिससे इस भाग का अवतलन होता है और भूसन्नति का निर्माण होता है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया है। दो धाराएं विपरीत दिशाओं से आकर नीचे की तरफ में मुड़ रही हैं, तो ये दबाव करती हैं, दोनों तरफ से इसको दबाने की कोशिश करती हैं। फलस्वरूप उसमें संपीड़न के कारण अवतलन होता है और भूसन्नतियां उत्पन्न होती हैं, जिसमें पानी भर जाता है। इस प्रकार की जो प्रक्रिया, इससे ही टेथिस सागर का निर्माण हुआ था। तो इस प्रक्रिया को हम कई बार कहते हैं ओपनिंग ऑफ टेथिस या टेथिस का खुलना। अब दूसरी जो स्थिति है, आरोही तरंगे महाद्वीप तथा महासागरीय तली के नीचे कुछ भागों को उच्च तापक्रम के कारण पिघलाकर उन्हें भूसन्नति में जमा करने लगती हैं। इस तरह महाद्वीप परत पतली होने लगती है। लगातार संपीड़न तथा तलछटीय निक्षेप के कारण भूसन्नति में क्रमशः निरंतर धसाव होता रहता है। संवहनीय तरंगों की क्रिया चक्रीय होती है तथा इसी के दौरान भूसन्नति का निर्माण, पर्वत की उत्पत्ति तथा उत्थान होता है। होम्स ने पर्वत निर्माण की 3 अवस्थाएं बताई। पहली अवस्था, यह सबसे लंबी अवस्था होती है, जिसके अंतर्गत 2 केंद्रों से आने वाली संवहन तरंगें मिलकर जलमग्न तटों के नीचे भूसन्नति का निर्माण करती हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाया जा रहा है। भूसन्नति में तलछटीय जमाव होता है तथा उसकी तली निरंतर धंसती रहती है। पृथ्वी के आंतरिक ताप के कारण ये पदार्थ तप्त होने लगते हैं। फलस्वरूप इनका घनत्व बढ़ता है तथा पुनः धसाव होता है। ये चित्र के अंदर दिखा रहा है कि किस तरीके संवहन धाराएं ऊपर उठ रही हैं और भूसन्नति के नीचे से आके यह वापस पृथ्वी के गर्भ की तरफ में मुड़ने लग जाती हैं। दूसरी अवस्था, संवहनीय तरंगों की गति अत्यधिक तीव्र हो जाती है, परंतु यह अवस्था कम समय तक रहती है। महाद्वीप तथा महासागरों की ओर से आने वाली तरंगें तीव्र गति से मिलकर नीचे मुड़ती हैं, जिससे भूसन्नति के मलबे पर क्षैतिज संपीड़न पड़ता है। फलस्वरूप भूसन्नति का मलबा भींचकर वलित हो जाता है तथा पर्वतों का निर्माण शुरू हो जाता है। इस चित्र के अंदर देखिए आप, भूसन्नति जो पिछले चित्र में दिख रही थी हमें, वो इस चित्र के अंदर, उसके अंदर मोड़ पड़ने से पर्वतों का धीरे धीरे निर्माण शुरू हो गया। इसको हम पर्वत निर्माण की अवस्था भी कहते हैं। और तीसरी अवस्था, इस अवस्था में संवहनीय तरंगों का क्रम क्रमशः क्षीण होने लगता है। इसका प्रमुख कारण गिरते स्तंभ में गर्म पदार्थों का अंत तथा उठते स्तंभ में शीतल पदार्थों का उठना है। धीरे धीरे समस्त उठता स्तंभ शीतल हो जाता है, जिस कारण संवहन तरंगों का समापन हो जाता है। निक्षेपण के समाप्त हो जाने से गिरते स्तंभ के ऊपर दबाव कम हो जाता है, जिस कारण
गिरते स्तंभ के पदार्थ धीरे धीरे ऊपर उठने लगते हैं तथा पर्वतों में उत्थान शुरू हो जाता है। दबाव के कम हो जाने से भारी पदार्थ जो नीचे दब गए थे अब ऊपर उठने लगते हैं, जिससे पर्वतों में पुनः उत्थान होने लगता है। इस चित्र में देखें आप, जो पहले चित्र में भूसन्नति थी, दूसरे चित्र में उसमें वलन देखने को पड़े थे, मोड़ देखने को मिले थे, और अब ये तीसरी अवस्था है, इसके अंदर इसमें उत्थान होना शुरू हो गया और पर्वतों की ऊंचाई बढ़नी शुरू हो गई। अब है आलोचना। स्टीयर्स ने इस सिद्धांत को रोचक बताया किंतु दोषपूर्ण भी माना। उनके अनुसार संवहन तरंगे पृथ्वी के भीतर रेडियो सक्रिय पदार्थों की क्रिया पर आधारित हैं, जिनकी बहुत कम जानकारी है। दूसरा, उन्होंने कहा आरोही और अवरोही स्तंभ की जो धारणा उन्होंने बताई है होम्स ने, वो काफ़ी संदेहास्पद है। वो किस तरीके से कहाँ पर उठ रहे हैं, कहाँ घट रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ये चीज़ होम्स बहुत अच्छे से क्लियर नहीं कर पाए, जिसकी स्टीयर्स ने आलोचना की। ऊपर उठती हुई धाराएं यदि बहुत तीव्र हो जाती हैं तो वो भूपटल को तोड़कर ज्वालामुखी क्रिया उत्पन्न करेगी। केवल तनाव द्वारा सागरों का निर्माण नहीं होगा। ऐसा उन्होंने माना कि ये जो प्रक्रिया है ये काफ़ी जटिल है। अगर इतनी तेजी से अगर संवहन धाराएं ऊपर उठ रही हैं तो वो इतनी तेज क्यों नहीं उठती कि वो सतह को तोड़कर ज्वालामुखी के रूप में बाहर फूट जाए, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। इसलिए इस बात पे भी उनकी आलोचना हुई। और अंतिम जो बात जिस पर उनकी आलोचना हुई कि ये धाराएं ग्लोब पर सीमित स्थानों पर ही सक्रिय होती हैं। इनके लिए जहाँ कहीं भी आवश्यक दशाएं उपलब्ध हों वहीं उनकी उत्पत्ति होनी चाहिए। ऐसा होने पर समस्त महाद्वीप कई स्थल खंडों में विभक्त हो जाने चाहिए थे, लेकिन इस तरीके का हमें देखने को नहीं मिलता। तो इन सब बातों पे होम्स की आलोचना हुई थी, 1932 में स्टीयर्स द्वारा की गई थी। लेकिन होम्स के सिद्धांत के बाद प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत आया और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में होम्स ने जो बातें कही थी कि प्लेटों में जो गति होती है वो किस प्रकार से संवहन तरंगों की वजह से होती है, ये बात होम्स की प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत ने साबित कर दी थी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। शीघ्र हम आपके सामने दूसरे लेक्चर के साथ उपस्थित होंगे।